Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है एंजाइम। आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं और एंजाइम के बारे में काफ़ी हद तक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से आज हम स्टडी करेंगे कि जैसा कि हम ये जो मैंने आप लोगों को लिखा है, मतलब इस वीडियो के अंदर मैं जो है इतने कंटेंट को कवर करने वाला हूँ एंजाइम के, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला तो हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ एन एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, उसके बाद में नेचर ऑफ एन एंजाइम, उसके बाद में फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम जानेंगे और उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ पढ़ाऊँगा जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है व्हाट इज़ एन एंजाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा वो ये था व्हाट इज़ एन एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, तो देखिए एंजाइम को हम जनरली क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट कहते हैं। अब बायो कैटालिस्ट इसे क्यों कहते हैं वही मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए कि ये जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का सबसे पहले मतलब आप समझ लीजिए। हाँ, ये आप लोगों ने सुना है इन द केमिस्ट्री, आप सही सोच रहे हो। मगर जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में जाकर उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो आप इस पर से ही एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि एंजाइम्स क्या होंगे। एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है। अब जैसा कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो कंटिन्यूसली जो रिएक्शंस कैरी ऑन होती है, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, बायो कैटालिस्ट होता है, एंड दैट इज एंजाइम। हम उस कैटालिस्ट को क्या कहते हैं, हम एंजाइम कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप लोगों ने देखा है इन द केमिस्ट्री, आपने सुना भी है और आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी भी है कि जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट का सिर्फ एक ही वर्क होता है कि वो एंजाइम में जाकर रिएक्शंस में जाकर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। दैट्स इट, इसे कहते हैं हम कैटालिस्ट। तो हमारे बायोलॉजी में जो कैटालिस्ट होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम ही क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट कहते हैं। देखिए एन एंजाइम इज एन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि जो एंजाइम होता है वो एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, विच एक्ट एज एन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो ऐसा एक्ट करता है कि वो क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जैसा वो काम करता है। और अब एज यू नो कि बायो कैटालिस्ट की मतलब वर्क क्या है, कैटालिस्ट का वर्क क्या है, बाय स्पीडिंग अप रेट ऑफ द रिएक्शन। वो क्या करेगा, सीधा सीधा कि वो उसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। दैट्स इट। अब देखिए कि अब सेकंड पॉइंट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। गेट दिस पॉइंट। जितने भी एंजाइम्स होंगे हमारे इस मतलब बायो सिस्टम में, वो सबके सब प्रोटीन से बने होंगे, बट जितने प्रोटीन हैं वो जो है उसे हम एंजाइम नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है, द एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। व्हाट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, द एंजाइम आर स्पेसिफिक। एंजाइम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। दैट इज ईच एंजाइम हैज़ इट्स ओन सबस्ट्रेट। मतलब जो एंजाइम होता है, हर एक एंजाइम का एक अपना एक सबस्ट्रेट होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक। एंजाइम आर नॉट चेंज और consumed by the reaction, they catalyze and thus can be reused। अब देखिए कि जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम आर नॉट चेंज्ड, एंजाइम कभी भी चेंज नहीं होता और कंज्यूम्ड नहीं होता है बाय द रिएक्शन।
रिएक्शन के दौरान ये कभी भी उसमें अगर कभी सपोज कि कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन के अंदर कभी ये चेंज नहीं होगा और कभी ये जो है कभी कंज्यूम्ड नहीं होता है उस रिएक्शन में, और एंड दे कैटालाइज द रिएक्शन एंड थर्स कैन बी रीयूज्ड। वो रिएक्शन को क्या है, वो रिएक्शन को कैरी ऑन करेगा, मतलब रिएक्शन को पूरा परफॉर्म करेगा, बाद में फिर से वो फिर से कोई एक रिएक्शन को फिर से वो कैरी, मतलब उसको उस रिएक्शन को वो फिर से डबल से वो खुद परफॉर्म कर सकता है। मतलब वो कभी भी, मतलब जिससे हम इन शॉर्ट अगर कभी हम कहेंगे कि भाई एक साधारण से अगर मैं आपको बात बताऊं कि कोई एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे उसका वर्क कर रहा है, ओके, उसने उसका वर्क किया तो एंजाइम के ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा और ना ही कोई दूसरे फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज आएगा। तो वो क्या करेगा, जस्ट उसका एक काम है एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ना और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में जैसे प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया वो वापस कोई सबस्ट्रेट के पास में जाएगा और फिर से उसकी वो रिएक्शन कैरी ऑन करेगा। गॉट दिस पॉइंट? ओके। अब देखिए, अब ऐसा एंजाइम, मतलब एंजाइम जो केमिकल पर, जो भी सब्सटेंस पर वर्क करता है, मतलब एंजाइम आर वर्क ऑन, मतलब वर्क ऑन substance which is called as a substrate, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं हम, कि एंजाइम कोई एक सब्सटेंस पर, जहां पर एंजाइम उसके ऊपर वर्क कर रहा हो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ओके। और फिर उसके बाद में फिर एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा और सबस्ट्रेट फिर काय में कन्वर्ट होगा, इनटू द प्रोडक्ट, गेट दिस पॉइंट? ओके। अब देखिए कि अब ये दो चीज़ तो हमको समझ गई। अब इसके बाद में एक चीज़ होती है बेटा, कि ये भी चीज़ मैं आपको बताते हुए चलना चाहता हूँ। ये देखिए कि जो हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम क्या कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब ऐसी एक साइट होती है एंजाइम के पास में जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है, उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं, उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब सपोज कर लो कि ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज इस एंजाइम के सबस्ट्रेट बाइंड करता है यहाँ पर, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट कहेंगे। दैट्स अ वेरी गुड, गेट दिस पॉइंट। एक्टिव साइट किसे कहते हैं, सिंपल सा, कि जो एंजाइम, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर जो आपका, मतलब सबस्ट्रेट जहाँ पर आपका जो सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम के जिस भाग से वो क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, जिस भाग से वो जाकर मिल रहा है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो अब हम, ये था हमारा एंजाइम का पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एन एंजाइम, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नेचर ऑफ एन एंजाइम। देखिए नेचर ऑफ एन एंजाइम किस तरह से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो एंजाइम है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है प्योरली प्रोटीशियस एंजाइम, दूसरा आता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। देखो बेटा, प्योरली प्रोटीशियस एंजाइम्स किसे कहते हैं हम, जो प्योरली क्या हो, प्रोटीन हो, राइट। इसका एग्जाम्पल आता है प्रोटीएज, ओके। अब देखिए प्योरली प्रोटीन बोले तो जो नॉर्मली जो हमारे प्योर प्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन, हम इसे इतना कहते हैं, आप सभी को पता है। तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस नहीं होगा, राइट। तो इसे कहा जाता है प्योरली प्रोटीशियस एंजाइम। और दूसरे एंजाइम्स कुछ ऐसे आते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो बने तो होते हैं प्रोटीन से ही, बट वहाँ पे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो है उससे कुछ जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एन अ प्रोटीन टू विच द नॉन प्रोटीन सब्सटेंस आर अटैच्ड टू इट, एंड दैट इज ग्रुप आर कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मतलब ये नॉर्मली कैसे होते हैं, ये प्योरली प्रोटीन से ही बने होते हैं, बट इसके साथ में कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ा हुआ होता है, और उस नॉन सब्सटेंस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ भाई, ये क्या है हमारा, ये प्रोटीन है, राइट, ये एंजाइम है, ये प्रोटीन है, जो कि क्या है, प्योरली प्रोटीन है, बट इसके साथ में कुछ क्या जुड़ा हुआ है,
जैसा कि आयरन, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दे बोला आयरन, आयरन क्या है, प्रोटीन है क्या, नहीं है, प्रोटीन वो क्या है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हम आयरन को क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और ये पूरे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। गेट दिस पॉइंट, वेरी गुड। हाँ देखो, रिमूव द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम। अब देखिए बेटा कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम का अगर कभी हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दिया, सपोज कि मैंने ये प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दिया, तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसके इन शॉर्ट ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, इनको वर्क करने के लिए हमारे यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप का होना बेहद ज़रूरी होता है। अब देखिए बेटा कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको वर्क करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक आयंस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए बेटा, जो कि अब कोई एक ऐसा प्रोटीन है, कुछ एक ऐसा एंजाइम है जिसको ऑर्गेनिक प्रोटीन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, देखो बेटा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोटीन से, सपोज करो कि ये क्या है भाई, ये हमारा एंजाइम है, राइट, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम के साथ में हमारा कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टाइटली अटैच्ड है। क्या है, टाइटली अटैच्ड है, बिल्कुल टाइटली अटैच। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पे FMN, तो ये इससे क्या है, बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, FMN को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोएंजाइम। व्हाट इज मीन बाय कोएंजाइम, कोएंजाइम किसे कहते हैं हम, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके एंजाइम के साथ में बिल्कुल टाइटली अटैच्ड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम्स कहेंगे। अब देखिए, अब इसी तरह से क्या आता है, कोफैक्टर्स आते हैं, कोफैक्टर्स भी होते हैं। अब कोफैक्टर्स किसे कहते हैं हम, कोफैक्टर बोले तो सेम मतलब जिस तरह से कोएंजाइम है, कोएंजाइम का मतलब क्या है, आपको मैंने अभी बताया कि कोएंजाइम मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, और वो जो कि क्या होना चाहिए, आपके प्रोटीन से, आपके जो एंजाइम से वो बिल्कुल टाइटली अटैच होना चाहिए। तो इससे हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। कोएंजाइम के एग्जांपल NADFMN, राइट। अब इसी तरह से आपके कोफैक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस, इट मे बी आयरन, ठीक है, इट मे बी आयरन हो सकता है, इट मे बी जिंक, जो कि क्या हो, बिल्कुल लूजली अटैच्ड हो, जो कि क्या हो, लूजली अटैच्ड हो, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। मतलब ऐसा एंजाइम, ऐसा इनऑर्गेनिक आयंस जो आपके एंजाइम के साथ में लूजली अटैच्ड हो, इस तरह के हम आयंस को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर के एग्जांपल जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, डिपेंड ऑन दैट एंजाइम कि उसको किस कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। तो दिस ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एन एंजाइम। अब बात करते हैं हम प्रोटीन ऑफ एन एंजाइम की, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो था हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको, कि प्रोटीनशियस नेचर का होता है एंजाइम, ये सभी को पता है। उसके बाद में क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर में होता है, वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। और 3D स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले ही एकदम इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट पर ही मैंने बताया कि 3D जब स्ट्रक्चर में होता है तो उसको एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर आपका एंजाइम, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करता है, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, राइट। उसको क्या होती है, जो 3D स्ट्रक्चर में होता है बेटा, और 3D स्ट्रक्चर में होने के बावजूद उसको कुछ ऐसी एक प्लेस और ऐसी कुछ एक वैकेंट जगह होती है वहाँ पर, के वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं उस वैकेंट जगह को। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही जाकर आपका सबस्ट्रेट जो है वो जाके बाइंड करता है। और उस, आप सपोज करो कि हाँ भाई, ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ एंजाइम है, और ये जो पूरा एंजाइम कैसा है, 3D स्ट्रक्चर में। बट आप लोगों को ये जो एक शेप दिख रहा है, स्पेसिफिक ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप को हम मान लेंगे अभी एक्टिव साइट मान लेंगे, जहाँ पर अब सपोज कि ये वाला जो है मेरा, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये वाला हाथ। जब मैं इसके ऊपर जाके इस तरह से बाइंड कर दूंगा तो इससे हम क्या कहेंगे, इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे, इस वाली साइड को हम एक्टिव साइट कहेंगे। तो हर एंजाइम को क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और उसी साइट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। दैट्स ओके। नेक्स्ट,
अब उसके बाद में आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेटा क्या, अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हमने इससे पहले ये पॉइंट मैंने कवर कर चुका हूँ पहले ही स्लाइड में हमारे। मैंने आपको बताया था कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक एक रिएक्शन कैरी आउट करता है, और उसको रिएक्शन करने के बाद कि भाई वो जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ना ही खराब होगा और ना ही एंजाइम जो है वो पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय होगा। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करता है आपका, एंजाइम के अंदर ना ही कोई केमिकल, आप अगर कभी आपको कैटलिस्ट पता होगा, केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं आप लोगों के केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा है कि ना ही जब वो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं ना ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है और ना ही उनके ना ही उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है। तो लाइक दिस यहाँ पर भी क्या होता है कि जब ये एंजाइम मतलब जो रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है और वापस फिर से आकर कोई दूसरे सबस्ट्रेट को वो पकड़कर फिर से वो क्या कराएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा। मतलब ये कोई भी इसके ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट होता है ना ही कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इसके इफेक्ट आता है। उसके बाद में आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। हर एक एंजाइम का क्या होता है, वो स्पेसिफिसिटी होता है एक्शन का। मतलब अगर सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर से कभी आपको मैं सुक्रेस क्या है कि एंजाइम है बेटा जो कि हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को। तो सुक्रेस क्या है, स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक काम करता है वो किसके लिए, आपके सुक्रोज के लिए, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करवाने के लिए। तो इससे क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिसिटी कहते हैं। उसके बाद में आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। देखिए बेटा रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन के अंदर अब मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं आपके पीएच को और आपके टेम्परेचर के लिए। अब देखिए बेटा अगर कभी पीएच जो है एक स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करेंगे वो और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करेंगे वो। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पेप्सिन नाम का एक प्रोटीन है बेटा जो कि आपका स्टमक प्रोटीन होता है, वो स्टमक एंजाइम्स है वो, जो कि एक pH 2 पर वो अपनी मैक्सिमम जो वर्क है वो शो करता है। बट अगर कभी उससे थोड़ा सा भी अगर pH बढ़ जाए, 2.1 भी अगर हो जाए तो भी वो वर्क नहीं करेगा, और अगर कभी वो 1.9 भी अगर हो जाए तो भी वो वर्क नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर का भी होता है बेटा। अगर टेम्परेचर में अगर कभी हम देखें तो 60 to 70 टेम्परेचर तक बेटा यहाँ पर कोई भी एंजाइम जो है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट अगर कभी इससे अगर कभी कम रहा, सपोज के 45 अगर कभी है हमारा टेम्परेचर, तो हमारे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे। बट जैसे ही उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है तो इट बिकम एक्टिव और वो फिर से अपने काम पर चालू हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसके बाद में अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंजाइम। अब हम उसके बाद में हम ये देखते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंजाइम। तो देखिए बेटा एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइस, आइसोमरेज एंड लाइगेज। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब बेटा तुमने देखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों भी रिएक्शन कैरी आउट अकेला भाई ये करता है, जिसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ओके एग्जांपल है इसकी डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद में आता है ट्रांसफरेज बोले तो अब इसके नाम से आप एक चीज़ समझ लो कि कोई चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है वो, जस्ट वो कि जो दो डिफरेंट 2 मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है सपोज कि दूसरा ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो एक फंक्शनल ग्रुप को बोलो या कोई एक मॉलिक्यूल बोलो या फिर कोई एक ग्रुप बोलो, वो उसको यहाँ से लेकर इसके पास ट्रांसफ़र कर दे रहा है, राइट। इसका फंक्शन यही होता है। एग्जाम्पल ग्लूकोकाइनेज। अगर मैं आपको इसकी एक और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ अगर से, तो ग्लूकोज जो है वो विद द हेल्प ऑफ एन एटीपी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एटीपी। तो देखिए बेटा एटीपी जो है वो यहाँ पर एक अलग मॉलिक्यूल बना और ग्लूकोज एक अलग मॉलिक्यूल बना। बट इसने क्या किया, ग्लूकोकाइनेज ने एटीपी का में जो एक फॉस्फेट था, फॉस्फेट को निकाला और एक हमारे ग्लूकोज के ऊपर ऐड कर दिया। तो मतलब हमारा ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हो गया, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया,
आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का बेटा ये एक ऐसे एंजाइम है जो आपके हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुक्रोज को अगर कभी हमको हाइड्रोलिसिस करवाना है, उसको ब्रेक डाउन करवाना है, तो हमको ऐसे एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको ब्रेक डाउन करवा सके। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है बेटा जो आपके सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करके काय में कन्वर्ट करता है, सॉरी मतलब उसकी क्या करवाता है, हाइड्रोलिसिस करवाता है। उसके बाद में आता है लाइसिस। देखो बेटा, लाइसिस एक ऐसे एंजाइम है जो आपके कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर कोई ग्रुप को रिमूव करना है, हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तब ये लाइसिस यहाँ पे वर्क करते हैं। एग्जांपल हाइड्रेटेस। उसके बाद में आता है आइसोमरेस। बेटा आइसोमरेस एक ऐसे एंजाइम है बिल्कुल कि जो आपका कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसको क्या करवाना है, हमको रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो आप बेटा कि आप कोई पजल्स खेलते हो, पजल एक बार सॉल्व हो गया, आप उसे फिर पूरा बिगाड़ देते हो, फिर से उसको सॉल्व करते हो, तो ये क्या कर रहे हो, रीअरेंजमेंट कर रहे हो। तो यही एंजाइम जो है वही आपका यहाँ पे भी वो काम करता है। इसके म्यूटेज, इपीमरेज और इस तरह के जो एंजाइम्स है वो सब किसके अंदर आते हैं, आइसोमरेज में आते हैं। उसके बाद में आता है बेटा लाइगेज। लाइगेज क्या है, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं बेटा जो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या करवाते हैं, कोवैलेंट लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनर्जी मॉलिक्यूल। इनको काम करने के लिए एनर्जी लगेंगी भाई, बड़े लोग हैं तो इनको क्या करने की लगेंगी, इनको एनर्जी लगेंगी काम करने के लिए। तो एनर्जी लगेंगी काम करने, तो क्या लगेंगी, एटीपी लेते हैं ये काम करने के। और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या करते हैं, आपके वो आपके वो कोवेलेंट लिंकेज फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल आप लोगों को कहाँ, ये आपको कहाँ पे अगर कभी देखने मिलेगा, तो आप बहुत सारी जगह देख सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन में देख सकते हो, और एप्लीकेशन में देख सकते हो। यहाँ पर ये डीएनए को मतलब जोड़ने के लिए काम करता है वो, राइट। तो दिस ऑल अबाउट एंजाइम एंड ऑल दिस टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग ये सारा वीडियो मतलब देखे अगर कभी आप लोगों ने, तो बेटा अगर कोई आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और क्या आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।